नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 20 जुलाई 2023 और आज जो है सीजीएल का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जो है आपका रामबाण की तरह काम करेगा। जैसे कि जो बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं वो तो इस बात से भली भांति परिचित है, जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए क्या कुछ क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। और मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पे मुझे 17 या 18 क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं। इनमें से मैं 15 क्वेश्चन आपको बता रखा है। 3 क्वेश्चन अटपटा सा आया है, एक बांग्लादेश नदी वाला और एक आपका और भी अटपटा सा आया है। बाद बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला एक प्रश्न पूछा गया था कि 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में हुआ है। देखिए, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हुआ है। आपसे आने वाले समय में क्वेश्चन किया जा सकता है कि गुजरात के कितने शहरों में हुए, तो आपको बताना है 6 शहरों में हुए हैं। यहाँ पे जो शुभंकर रखा गया था मस्कट, ये सावज रखा गया था। सावज का मतलब होता है शेर का बच्चा गुजराती भाषा में। इसके अलावा इस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक कौन जीते? सर्विसेज टीम जीते, इसीलिए सर्विसेज टीम को विजेता घोषित किया गया, विनर घोषित किया गया। इसके अलावा अगर यहाँ पे थोड़ा सा क्लू है, आपको ध्यान देना है, 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक गोल्ड बोलेगा तो सर्विसेज होगा, है ना। सर्वाधिक गोल्ड बोलेगा तो सर्विसेज होगा और विनर बोलेगा तो भी सर्विसेज होगा। लेकिन सबसे अधिक पदक कौन जीता? तो ये सबसे अधिक मेडल महाराष्ट्र जीता, लेकिन इसके पास गोल्ड की क्वांटिटी जो है कम था, इसीलिए इनको विजेता नहीं रनर अप घोषित किया गया। ठीक है। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन इसी साल 2023 में गोवा के अंदर संपन्न होने वाली है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं कुछ इसी प्रकार के खेल की एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको काम आएगी। 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में करवाए गए हैं और यहाँ पर जो विजेता रहे वो रहे महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। 1 नंबर पे महाराष्ट्र रहा था, 2 नंबर पे हरियाणा और 3 नंबर पे आपका एमपी रहे थे। 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2023 के फरवरी माह में संपन्न हुई थी। फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? तो 2018 में दिल्ली के अंदर हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम है इसका पहला नाम खेलो इंडिया स्कूल गेम था। 2019 में इसका नाम चेंज करके खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया। ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का भी अभी आयोजन हो रही है 2023 में उत्तर प्रदेश में, और पहला कहाँ पे हुआ था? तो उड़ीसा में। अगर आपसे कोई पूछे कि ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का कैमा संस्करण है तो आपको बताना है जी 3rd संस्करण है। ठीक है। इसके अलावा कलासम किस नृत्य का मूलभूत इकाई है? इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले हैं। देखिए, जो भी क्लासिकल डांसेस हैं इनके कई सारे पार्ट होते हैं अपने, कि भैया इतने ये वाला पार्ट को ये कहेंगे, ये वाला पार्ट को ये कहेंगे। तो कलासम एक पार्ट है जो आपके कथकली नृत्य में होती है ना। आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या जो है आप आंसर लगाए हैं। कथकली केरल का प्रमुख नृत्य है, केरल का प्रमुख नृत्य है। देखिए, कथकली के जो कैरेक्टर हैं लुसेंट वगैरह में, वहां से क्वेश्चन आना कर दिया है एग्जामिनर बंद, तो अब आपको जो है अलग सोचना पड़ेगा। तो गुरु कंचु कुरूप जो है ये कथकली के जो है संबंधित है, कथकली से। आने वाले शिफ्ट के लिए इसे VVI करके रखेंगे, मेरे तरफ से गिफ्ट के रूप में 2 नंबर ले लीजिए। गुरु कंचु कुरूप को जो है पूछा जाएगा। इसके अलावा देखिए, भागम रागम तालम, ये 3 प्रकार के जो पार्ट हैं ये किस नृत्य में होते हैं? तो भरतनाट्यम में होते हैं। इसके अलावा अलिरप्पू, सभंग, अभंग, त्रिभंग, ये भी आपके जो है भरतनाट्यम नृत्य से ही संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य के जो आपका ट्रांसजेंडर महिला है नर्तकी नटराज, इसको मिला था आपको क्या जी, है ना, पद्मश्री पुरस्कार। नर्तकी नटराज को पद्मश्री पुरस्कार मिला था, जो अपने प्रकार की महिला में, यानी आपका जो है ट्रांसजेंडर महिला में प्रथम पुरस्कार विजेता बनी पद्मश्री की। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भरतनाट्यम के कुछ कैरेक्टर हैं, जैसे मोहिनी यामिनी कृष्णमूर्ति है, पद्मा सुब्रमण्यम है, टी बाला सरस्वती है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल है। ये सब भरतनाट्यम के जो है प्रमुख कलाकार हैं। भरतनाट्यम 9वें शास्त्रीय नृत्य में सबसे पुराने, माफ कीजिएगा 8वें शास्त्रीय नृत्य में सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्य है, जिसे अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। ये तमिलनाडु से जो है ताल्लुक रखते हैं, है ना। इसके अलावा मंजमा जोगत्ती एक जो है ट्रांसजेंडर महिला, उसे भी पद्मश्री मिली है, जो पिक्चर में काम करती है, उन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 22 का संबंध किससे है? देखिए, जो फंडामेंटल राइट है, जो क्वेश्चन मैं नहीं बताया हूँ वहाँ पे बताऊंगा कि ये नहीं बताया हूँ, जितने भी बता रहा हूँ वो सब बताए हैं। ठीक है, जो नहीं बताया हूँ वहाँ पे मैं बता दूंगा कि ये चीज़ मैंने नहीं बताया था। ठीक है, फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट हमारे पास कितने हैं? 6 है। किस पार्ट में है भाई? पार्ट 3 में है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक कवर करते हैं? 12 से 35 तक। किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। फंडामेंटल के राइट से जो है
संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन। कब, 1978 में, है ना। तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आर्टिकल 22 जो है 12 से 35 के बीच में ही है, तो बेशक ये फंडामेंटल राइट के आर्टिकल है। इसमें आपका सजा आदि के मामले में छूट का प्रावधान दिया गया है। जो बच्चे मेरे से 2 महीना पहले भी जुड़े हैं उनको संविधान का आधा आर्टिकल और आधा भाग तो याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, मुझे सुनते हैं तो, ठीक है। गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। अगर कोई आदमी आर्टिकल 22 का प्रयोग करना चाहे तो अपने बचाव में अपने पसंद की वकील कर सकते हैं, ठीक है। ये सब जो है आर्टिकल 22 की जो है आपका मतलब क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी आदमी को 24 घंटे तक जो है किसी अदालत में नहीं ले जाया जा सकता है तो इसके भी जो जवाब मांगा जा सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 20 भी इसी प्रकार का एक है। इसमें क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति को खुद की गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने एक पेन चोरी किया है, अब पुलिस मुझे डंडा मार रहा है, बोलो चोरी किया है, क्या है, तो उस समय तो मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई किया है, डंडा के मार से। लेकिन कोर्ट में मैं स्वतंत्र हूँ अपने खिलाफ गवाही देने के लिए, मैं बोल दूंगा मैं नहीं जानता, मैं नहीं किया हूँ, मैं नहीं किया हूँ, तो मुझे कोई प्रेस नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा 21 जो है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट जो है ये वोलाटाइल टाइप से, मतलब परिवर्तनीय है। अगर देश में आपातकाल लगा हो तो उस समय क्या आप भाषण करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो उस समय जो है आपसे सुविधा छीन ली जाती है टेम्पोरली, ठीक है। लेकिन एक ऐसा आर्टिकल है जो कभी भी आपसे नहीं छीना जाएगा, चाहे कोई भी स्थिति, कोई भी कंडीशन हो देश का। ये कौन सा है? आर्टिकल 21 है। इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, है ना। एक 21 का ए है। अच्छा, 21 को जो है निजता का अधिकार भी कहते हैं, क्योंकि ये निजी लाइफ से जुड़ी हुई है। आर्टिकल 21 के ए में शिक्षा का अधिकार है, जो 6 से 14 वर्ष तक को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार है। और ये व्यवस्था कब किया गया? तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 जो है ये समानता के संबंधित अधिकार है, इक्वलिटी का राइट है। इसमें 14 समता का अधिकार है, 15 जाति, धर्म, लिंग, नाम आदि के आधार पर जो कोई भेदभाव नहीं करेगा, 16 जो है अवसरों की मामले में समानता है, 17 जो है छुआछूत का अंत है, और 18 जो है आपका उपाधियों का अंत है। 19 बच गया, इसे प्रेस की स्वतंत्रता कहते हैं, जिससे हमें बोलने, भाषण करने, शांतिपूर्ण ढंग से बैठक करने, कहीं भी इंडिया में घूमने, कहीं भी इंडिया में घर लेने, इस सब का छूट देता है जी, है ना। अनुच्छेद 25 से 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें जो है आपका जो सिख धर्म के लोग कृपान वगैरह रखते हैं, ये सब इसी के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा 19 और 30 जो है ये अल्पसंख्यक हित से संबंधित है, उनके पसंदीदा शैक्षणिक संस्थान वगैरह से जो संबंधित है। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। इन्हें ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा माना है। साथ ही आर्टिकल 32 के प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करते हैं, और हाई कोर्ट जो है 226 के प्रयोग करके जो है रिट को जारी करते हैं। अगर आम भाषा में अगर आपसे पूछे कि भाई संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है उद्देशिका या प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रस्तावना। लेकिन अगर आपको क्लू लगा दे कि भाई अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर संविधान का आत्मा क्या है, तो आपको आर्टिकल 32 चूज करना होगा। देखिए आर्टिकल 32 का एक और यूज है, अगर मान लीजिए आपके मौलिक अधिकार में हनन हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं आर्टिकल 32 का प्रयोग करके, क्योंकि इसका नाम ही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार मतलब क्या होता है? इलाज होता है। पंचम दाह किसे कहा जाता है? भैया पंचम दाह जो है राहुल देव बर्मन को कहा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है, सीधे सीधे रिपीट किया गया है। मोजार्ट ऑफ मद्रास ये पूछा जा सकता है, तो AR रहमान को कहते हैं, इसे VVI करके रखेंगे। इसके अलावा काका राजेश खन्ना को कहा जाता है, बिग बी अमिताभ बच्चन को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा मेघालय में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अभी 2 दिन पहले ही प्रैक्टिस सेट में मैंने करवाया कि मेघालय जो भी पूर्वोत्तर के हैं, स्विट्जरलैंड जैसे जो वाइब्स देते हैं वो क्यों देते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो है आपका सदाबहार वन पाया जाता है। सदाबहार वन क्या होता है भाई? मैंने आपको बताया है कि एक ऐसी वन जिसके अंदर कोई पत्ता झड़ रहा है ना, कोई पत्ता लग रहे हैं, है ना, कोई फूल लग रहे हैं, मतलब एक ही साथ सभी प्रकार के चीज नहीं होते हैं पेड़ों के अंदर, है ना। लेकिन पर्णपाती वन में क्या होता है कि एक ही बार जब साल में एक फिक्स पीरियड है कि उस समय जो है आपका पत्ता नीचे गिर जाती है ना, और फिर एक ही साथ पत्ता आती है। तो जब ये सुन रहेगा, पत्ता गिरने का समय रहेगा, तो देखने में एकदम जो है उदास लगेगा, और जब पत्ता आएगा तो एकदम हरा भरा लगेगा। तो पर्णपाती वन में एक ही साथ क्रियाकलाप होती है, लेकिन सदाबहार वन में ऐसा नहीं है। कोई झड़ रहा है, कोई लग रहा है, ऐसे होते हैं, कोई फल दे रहा है, कोई कली दे रही है ना। तो ऐसे सदाबहार वन होते हैं। तो मेघालय में जो है आपके सदाबहार वन के टाइप के जो है वन पाए जाते हैं। भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन है? तो पर्णपाती वन है। और पर्णपाती वन क्या होते हैं मैंने अभी अभी डिस्कस कर दिया है आपको। इसके अलावा जो सदाबहार वन होते हैं वहां पे औसत वर्षा कितनी होती है? तो सालाना 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले वन को, है ना, सदाबहार वन या एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। पर्णपाती वन में औसत वर्षा जो है ये 200 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के बीच में होता है, लेकिन 200 सेंटीमीटर से अलग नहीं होता है ना। एक आपका मरुस्थलीय वन होता है, वहां पे औसत सालाना वर्षा 50 सेमी से भी कम होता है, जहां पे खेजड़ी, नीम, कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं, बबूल, खैर, ये सब पाए जाते हैं, जो
राजस्थान के इलाके में और गुजरात के कुछ पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। एक मैंग्रोव वन होता है जो आपको सुंदरबन डेल्टा में मिलेंगे, साथ ही साथ जो भी तटीय प्रदेश है वहां पे आपको मैंग्रोव वन मिलेगा। और मैंग्रोव वन क्या होती है, तो दलदली वाली वन होती है जो बहुत से प्राकृतिक जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास होता है ना। इसके अलावा सुंदरबन डेल्टा की बात आई तो सुंदरबन डेल्टा दुनिया में सबसे बड़ी डेल्टा है जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है और इसकी सीमा भारत के साथ साथ बांग्लादेश तक जो है फैली हुई है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सुंदरी का वृक्ष जो है सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। ये मैं कभी भी एक्स्ट्रा फैक्ट में तो नहीं लिखा लेकिन मौखिक रूप से बोला था और परसों के सेकंड शिफ्ट में जो है आपसे पूछा गया था कि सुंदरी का वृक्ष कहां पाया जाता है। इसके अलावा मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया ये 3 पर्वतमाला भी है और 3 जनजाति का नाम भी है। ये कहां पाए जाएंगे, मेघालय में। मेघालय के मासिन राम में जो है आपका दुनिया का सबसे अधिक वर्षा होता है, ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा मेघालय में आपका बांग्ला महोत्सव का आयोजन होता है, नोंगक्रेम त्योहार मनाए जाते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न कॉमन सा आपसे पूछ लिया गया है, पहली ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई थी। अब कौन बच्चा इसे छोड़ के आएगा, जो छोड़ के आता है वो सही में तैयारी तो नहीं कर रहा मेरे हिसाब से। तो भाई मुंबई से थाने के बीच चलाए गए थे। कितने, अच्छा ठाणे है भैया, एक्चुअली नाम इसका ठाणे है, थाने यहाँ पे लिखा गया है, थाना मतलब तो फिर पुलिस स्टेशन हो जाएगा। ठाणे जो है एक शहर है मुंबई के अंदर, है ना, जिला है ना। पहली ट्रेन जो है 34 किलोमीटर की सफर तय करा था, ठीक है। इसके अलावा भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था और भारतीय रेल जो है अभी भी इंडिया में सबसे बड़े नियोक्ता है। नियोक्ता कहने का मतलब रोजगार देने में जो है सरकारी क्षेत्र में सबसे आगे है, ठीक है भैया। हमारा भी रोटी यहीं से चल रहा है, इसीलिए इनको सत नमन और डलहौजी बाबा को भी एक बार प्रणाम किया। अच्छे काम किए हैं लेकिन बुरा काम भी किया है, राज हड़प नीति किए थे इन्होंने, है ना। तो वो बुरा काम है जो सतारा को, झांसी को, नागपुर को हड़प लिया था, ब्रिटिश राज में मिलाने की प्रयास किया था धीरे धीरे। इसके अलावा भारतीय रेल का पोजीशन इंडिया विश्व में जो है 4था पोजीशन है और एशिया में बात करेंगे तो 2nd पोजीशन है ना। इसके अलावा न्यू रेलवे स्कीम जो चला है कवच है। कवच क्या है भाई, इंजन में लगी रहती है जो आपको दुर्घटना को टालता है, लेकिन बालासोर में ये नहीं लगा था, ऐसा जस्टिफाई जो है बाद में आया शायद, है ना। शायद, मुझे इतना कंफर्म पता नहीं है, बालासोर में जो घटना हुआ तो कवच से जो है नहीं रोक पाए, मतलब नहीं होगा। इसके अलावा रेल कौशल विकास योजना भी रेल का जो है एक बहुत बड़ी योजना अभी चलाई जा रही है जिसके तहत जो है ट्रेनीज को ट्रेनिंग दिया जाता है। इसके अलावा सबसे लंबी प्लेटफार्म वाला रेलवे स्टेशन विश्व में पहले गोरखपुर हुआ करता था, लेकिन अब ये मामला बदल गया है। अब कर्नाटक के हुबली, जिसे सिद्धारूढ़ा स्टेडियम मतलब स्टेशन कहेंगे, है ना, तो ये जो है सबसे लंबी प्लेटफार्म वाला स्टेशन बन चुका है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा है कि कब से कब तक के अवधि को जो है योजना अवकाश कहा जाता है। सब दिन चिल्ला चिल्ला के बताए मेरे प्रभु कि 3 साल तक, ऐसी मतलब बहुत सारे मार हमने झेले भाई, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, चाइना के साथ युद्ध हो गया तो हम खोखला हो गए, तो बजट क्या बनाए, तो 3 साल तक हमारे पास कोई भी बजट नहीं बना, उसके जगह पे जो है इसे योजना अवकाश नाम दे दिया गया। ये 3 साल कौन कौन से हैं, 1966 से लेकर 1969 तक, है ना। भारत में योजना अवकाश तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद और चौथे पंचवर्षीय के बीच के काल को जो है आपको योजना अवकाश कह सकते हैं। अगर लैंग्वेज में आंसर पूछा गया है तो आप कह सकते हैं कि भाई 3rd पंचवर्षीय योजना और 4थे पंचवर्षीय योजना के जो बीच का पीरियड है इसे हम योजना अवकाश कहते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में चला था। हैराड डोमर के मॉडल पर आधारित थे और कृषि पे विशेष बल दिया गया था। साथ ही चितरंजन लोकोमोटिव जो आपका इलेक्ट्रिक इंजन बनाता है रेलवे का, पश्चिम बंगाल में स्थित है ये फैक्ट्री, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही लगाया गया था, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक इसका कार्यकाल रहा था। इसमें भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया था और ये पीसी महालोबिस के मॉडल पे आधारित थे। इनमें 3 फैक्ट्री लगाई गई, दुर्गापुर, राउरकेला और आपका जो है भिलाई, है ना। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से और भिलाई जो है ये आपका रूस के सहयोग से तत्कालीन मध्य प्रदेश में, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 रहा था। इसमें भारी उद्योग के साथ साथ कृषि पर भी बल दिया गया था, यानी दोनों को, जो पहला में दिया गया, दूसरा में दिया गया, सम्मिलित रूप से तीसरा में दिया गया। इसके अलावा भारत में जो है योजना बनाने वाली जो बॉडी थी ये योजना आयोग थी, है ना। वर्तमान में योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग की स्थापना हो गई है। अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से 2017 रहा था और ये हमारा 12वां पंचवर्षीय योजना रहा था और इसे बीच में ही टर्मिनेट करके 2017 में, है ना, माफ की जगह 2015 में नीति आयोग की स्थापना हो गई थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन जुड़े रहे, सब दिन हाथ जोड़ के बताया भैया, ये जरा देख लेना, ये जरूर पूछा जाता है आपका क्वेश्चन। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन संबंधित है, तो एनी बेसेंट जी थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े
जुड़े रहे, होम रूल लीग से जुड़े रहे, है ना। मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस का समझौता हुआ था 1916 लखनऊ अधिवेशन में, उसमें गरम दल और नरम दल को मिलाने में अहम रोल निभाई थी, यानी ये आयरिश लेडी थी एनी बेसेंट, लेकिन इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में काफी सारे सक्रिय रोल अदा किए हैं। इसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है मेन वाला, इनके संस्थापक मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट जुड़े हुए थे। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना हेडक्वार्टर 1882 में अड्यार में बनाया था। इसके अलावा एनी बेसेंट जो है होम रूल लीग से जुड़ी रही, तिलक साहब भी जुड़े रहे। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है, 1917 में अध्यक्षता संभाली थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आपको सरोजनी नायडू बताना है, जो 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो भैया 1931 के सेकंड ग्राउंड टेबल में जो है गांधी जी भाग लिए थे। गोलमेज सम्मेलन 3 होती है, 1930, 1931, 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो है भीमराव अंबेडकर साहब थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा गांधी इरविन समझौता 1931 में होती है। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्षता करते हैं 1924 में एकमात्र बार। इसके अलावा तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। असहयोग आंदोलन गांधी जी 1920 में चलाते हैं, सत्याग्रह आंदोलन 1917 में, डांडी मार्च 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और 1948 में गांधी जी की देहांत हो जाती है। 1918 में खेरा सत्याग्रह किए थे, 1918 में ही जो है अहमदाबाद सत्याग्रह किए थे। तो ये सब गांधी जी के कुछ क्रियाकलाप है। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में किए थे। फिनिक्स फार्म से गांधी जी जुड़े रहे थे। तो ये सब गांधी जी के जो है प्रमुख क्रियाकलापों में से हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। बीच में एक चौरा चौरी हत्याकांड को भी रख लीजिए। चौरा चौरी हत्याकांड जो है 1922 में हुआ था। इसी के फलस्वरूप जो है असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। इसी के बाद जो है आपका हसरा, एचआरए, इन सब की जो है आपका क्या होता है, स्थापना होता है। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस आंदोलन में मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, तो आपका आंसर होगा असहयोग आंदोलन। ठीक है। इसके बाद जब ये बंद हो जाता है असहयोग आंदोलन 1922 में, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर एक अपना अलग दल बनाता है जिसका नाम स्वराज पार्टी था। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। तो ये बात भी ध्यान रखना है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन बताया हूं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो मैं आपको नहीं पढ़ाया हूं। अगर आपको लगे कि पढ़ाया हूं तो ही लाइक करें। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है भैया? विष्णुगुप्त है। अर्थशास्त्र कानून व्यवस्था पर आधारित पुस्तक थी। देखने में ऐसा सुनने में लग रहा है कि भाई अर्थशास्त्र मतलब मुद्रा से होगा, लेकिन ये मुद्रा से नहीं था। ये जो है कानून व्यवस्था सिखाती है हमें। हर्ष चरित्र और कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। और हर्षवर्धन खुद 3 पुस्तक लिखे हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इनके लेखक कौन है? हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन के काल में हेनसांग भारत आए थे। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हेनसांग सीयू के नामक पुस्तक भी लिखे थे। हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने भी गए थे। हेनसांग कांची की भी यात्रा किए थे नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में। तो ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में कांचीपुरम की यात्रा जो साउथ में है वहां पे किए थे हेनसांग। इसके अलावा जो आपका अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी जो है इनके राइटर पाणिनि है, ये व्याकरण की किताब है। इसके अलावा आपसे पूछा गया है कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? सब दिन बताया। जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? इंडिया में पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करता था भैया, ये टैक्स, वो टैक्स, फलाना टैक्स, ढिमका टैक्स। तो इन सबको जो है एक ही जगह मिला के जीएसटी लाया गया। ठीक है। जीएसटी की शुरुआत कब होती है? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी से जो आपका संशोधन हुआ था, ये आपका 101वां संशोधन है। तो 102वां संशोधन क्या है भैया? तो ओबीसी से संबंधित है। 103वां क्या है? तो ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। 104वां क्या है? एंग्लो इंडियन और एससी एसटी को जो आपका लोकसभा और राज्यसभा के अंदर और राज्य विधानसभा के अंदर जो आरक्षण बढ़ाया गया है 10 साल के लिए, तो 104वां से संबंधित है। तो ये चारों जरूर ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ जाती है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन संभालते हैं? तो भारत के वित्त मंत्री संभालते हैं। भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लगा था? तो असम के अंदर लगा था, है ना। भारत में जीएसटी के कितने स्लैब हैं? तो 4 स्लैब है वर्तमान में एक्टिव है, 5%, 12%, 18% और 28%। अगर आप बहुत जो है कुछ खरीदते हैं छोटा मोटा चीज तो 5%, अगर लॉटरी वगैरह लग जाता है आपका तो 28% आपको जीएसटी देना होगा। जीएसटी से संबंधित संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 279A है, जीएसटी परिषद को व्याख्या करता है। इसके अलावा उभरते सितारे फंड को किसने फंडिंग किया, यानी कौन जो है पैसा दिए हैं? तो ये आपका सिडबी दिए हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है दादा? तो ये आपका लखनऊ के अंदर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। कौन से समिति की अनुशंसा पे? तो आबिद हुसैन समिति की अनुशंसा पे। इसके अलावा इसी प्रकार का कृषि सेक्टर में सबसे बड़ा लोन मुहैया कराने वाली संस्था नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की अनुशंसा पे हुआ था। इनका हेडक्वार्टर जो है नाबार्ड का, ये आपका मुंबई में है। और नाबार्ड के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो राजू चिंताला के जगह पे के
के भी साजी जो हैं वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। चेरी ब्लॉसम किस फसल के लिए उपयोगी है? सब दिन बताया भैया, चेरी ब्लॉसम त्योहार भी है और चेरी ब्लॉसम जो है वर्षा भी है। तो चेरी ब्लॉसम वर्षा जो है साउथ में आते हैं, खास करके कर्नाटक साइड में, और ये आपके कॉफी के फसल के लिए जो है कॉफी सावर भी इसे कहते हैं, उपयोगी होता है। आम्र वर्षा केरल में आती है, ये प्री मानसून वर्षा है जो आम के फसलों के लिए अच्छा होता है। भारत में मानसून की शुरुआत भी केरल से ही होती है, ये जून के प्रथम सप्ताह में दस्तक देती है। इसी प्रकार का एक है बैसाखी, लेकिन ये खतरनाक है। ये जो है बैसाखी, ये हमें घाटा देता है और ये कहाँ पे आता है? तो ये बंगाल के अंदर आता है, ये आपदा है और बंगाल के साथ साथ झारखंड उड़ीसा को भी थोड़ा बहुत लपेटे में लेता है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि बांग्लादेश में नदियों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया है, अटपटा सा है, ठीक है। तो बांग्लादेश में नदियों की संख्या लगभग 700 आंका गया है ना। इसके अलावा आप लोग मुझे बताइएगा कि इसमें ऑप्शन क्या दिया गया था, क्योंकि जब मैं पढ़ाया ही नहीं हूं तो इसके बारे में मैं श्योर यही नहीं बताऊंगा कि यही ऑप्शन में आया है। बांग्लादेश के जो ग्रामीण बैंक है, इनके संस्थापक मोहम्मद यूनिस है। मोहम्मद यूनिस सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, कई अवार्ड से जो है नवाजे जा चुके हैं। इसके अलावा बांग्लादेश का जन्म 16 दिसंबर 1971 को हुआ था, अपना पाकू पाकिस्तान से निकला था। बांग्लादेश की टका जो है मुद्रा है और राजधानी जो है ढाका है। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ ही भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है, 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। भारत की कुल पड़ोसी देश 9 आप काउंट कीजिएगा, लेकिन स्थलीय सीमा 7 के साथ लगती है। स्थलीय सीमा में सबसे बड़ा बांग्लादेश, सबसे छोटा जो है आपका अफगानिस्तान, ठीक है, 106 किलोमीटर पीओके वाले इलाका में, लद्दाख के पास। इसके अलावा भारत में जो है आपका नदियों की संख्या कितनी है? लगभग तो 200 से 250 नदियां जो हैं भारत में हैं। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, अच्छा लग जाए तो लाइक भी कर दें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे मिलेगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों से माफी चाहता हूं दोस्तों, आज एक वीडियो जो है 2 टाइम जो है सेम वीडियो अपलोड हो गया, मैंने इतना नहीं देखा और गैलरी से जो है वीडियो उठा के पोस्ट कर दिया था। तो सेम वीडियो था, 2-4 बच्चे कमेंट भी किए, लेकिन मेरे पास टाइम की अभाव रहती है, आप जानते ही हैं। तो मैंने वीडियो चला के नहीं देखा कि क्या है अंदर कंटेंट, तो मैंने उसे प्राइवेट कर दिया है। आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा, गलती हो गई, माफी चाहता हूँ, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, जय हिंद।